तो लगातार हम बने हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों की झड़प, भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई है। 30 सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। झड़प में भारत से ज्यादा, हालांकि चीन के सैनिक ज्यादा घायल होने की जानकारी मिल रही है। तवांग के पास भारत चीन के सैनिकों की यह झड़प 9 दिसंबर को हुई। सैनिकों की झड़प गलवान के बाद ये चीन के साथ ये दूसरा बड़ा टकराव। गुवाहाटी में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं कुछ सैनिक, ये भी जानकारी मिल रही है। पीटीआई के हवाले से 6 भारतीय सैनिक हैं जो गुवाहाटी के अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, घटना के वक्त चीन के 600 सैनिक मौजूद थे। हालांकि बाद में अब सैनिकों की तादाद बढ़ने की भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 1000 सैनिकों की मौजूदगी रही उस वक्त। कमांडर लेवल की बैठक के बाद यह विवाद सुलझा है। दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। तो 9 दिसंबर को हुई थी पहली झड़प। 11 दिसंबर की झड़प में ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए। 12 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई और 6 भारतीय सैनिक गुवाहाटी अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो पहले डोकलाम में चीन को सबक सिखाया भारत ने 2017 में। उसके बाद गलवान में भी खूनी झड़प हुई जिसमें हमने भारतीय सैनिकों को खोया, हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए। लेकिन भारतीय सैनिकों ने तब भी चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि चीन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और अब तवांग में भी चीन को पटका है भारतीय सैनिकों ने। वहां से खदेड़ दिया गया भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे। और ये तस्वीरें बहुत ही अपने आप में अहम। 15 नवंबर 2022 की तस्वीर, जब ये डिनर चल रहा था उस वक्त ये मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आप इन तस्वीरों में देखिए उनके चेहरे पर यह मुस्कुराहट, लेकिन किस तरह से धोखाधड़ी करता रहता है, चालबाजी करता रहता है, उससे बाज नहीं आता है चीन। एक बार फिर से देखने को मिला है तवांग में। तो तवांग में यह विश्वासघात, यह धोखाधड़ी, एक बार फिर से पीठ में खंजर घोंप दिया है चीन ने। हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं और इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम उनसे लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और आप गुवाहाटी में हमारे रिपोर्टर सूरज को देख रहे हैं। आनंद भी सेना भवन से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करिश्मा बताएंगी। अब मैप के जरिए आपके लिए यह समझना बहुत ही जरूरी है कि तवांग, जहां पर यह झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच, ये क्यों स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि एक बार फिर से चीन की तरफ से ये जो दुस्साहस है वो हुआ है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। मैप के जरिए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर वो कौन सा इलाका है जिसको लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में ये झड़प हुई। देखिए, ये वो तवांग इलाका, इसको मैं जूम करके भी आपको दिखाती हूँ। ये वो इलाका है जिसको लेकर आपको बता दें कि जो चीन है और इसके साथ साथ भारतीय सैनिक है वो अक्सर यहाँ पे गश्त लगाते रहते हैं। और यही एक वजह है कि दोनों देशों के जो सैनिक है उनका आमना सामना होता है। और यही वजह है कि इस बार जो चीनी सैनिक है वो कभी भारतीय सैनिक के जो दावे हैं, जो पूरे इलाके का जो भारतीय सैनिक को दावा करता है कि वो इलाका उसका है, चीनी सैनिक जो है बार बार दुस्साहस दिखाते हुए उस इलाके में घुसे। और यही वजह है कि ये झड़प हुई है। पहले 9 तारीख को ये झड़प हुई और उसके बाद बताया गया कि 11 तारीख को ये झड़प हुई है। हालांकि पूरे इलाके में शांति को बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च भी करिश्मा बड़ी जानकारी मिल रही है। चीनी सैनिकों से झड़प पर सेना की ओर से बयान भी जारी कर दिया गया है जिसमें सेना की ओर से जानकारी दी गई है 9 दिसंबर को हुई थी ये झड़प। शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग हुई। दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोट लगी है। तो यह आधिकारिक बयान अब सेना की ओर से जारी कर दिया गया है। अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन चीनी सैनिकों से झड़प पर यह सेना की ओर से बयान जारी कर दिया गया है जिसमें जानकारी दी गई है 9 दिसंबर को यह झड़प हुई थी। शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई, जो कि जानकारी लगातार हम पिछले कई घंटे से आपको दे रहे हैं। और दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोट लगी है, यह भी सेना की ओर से जानकारी दी गई है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो दी गई है सेना की ओर से वो आपके सामने है। इन सर्टेन एरियाज अलोंग द LAC इन द तवांग सेक्टर इन अरुणाचल प्रदेश, देयर आर एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शन wherein both sides patrol the area up to their claim lines. This has been the trend since 2006. तो 2006 से ये चलन रहा है और दोनों ही सेनाएं अपने अपने इलाके में वहां पर पेट्रोलिंग करती रही हैं। तो ये जानकारी इसमें दी गई है। और 9 दिसंबर को PLA troops contacted the LAC in Tawang sector, which was contested by own troops in a firm and resolute manner. This face-off led to minor injuries in few personnel from both sides. यानी कि दोनों ही
देशों के जो सैनिक हैं वो किस तरह से भिड़े, इस बारे में ये जानकारी दी गई है। तवांग सेक्टर के बारे में ये पूरा जिक्र किया गया है और दोनों ही देशों के सैनिकों को इसमें नुकसान हुआ है, ये जानकारी भी यहां पर दी गई है। ये तेजपुर के जो पीआरओ हैं उनकी ओर से जानकारी दी गई है। और अब जो फ्लैग मीटिंग हुई उसके बाद डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। एज अ फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, own commander in the area held a flag meeting with his counterpart to discuss the issue in accordance with structured mechanisms to restore peace and tranquility. तो फ्लैग मीटिंग हुई दोनों देशों के कमांडर्स के बीच और उसके बाद जो दोनों देश के सैनिक हैं वो पीछे हट गए, डिसएंगेजमेंट हो गई। ये सेना की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दोनों देशों के सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। झड़प पर ओवैसी का ट्वीट भी आ गया है। सरकार ने झड़प की जानकारी क्यों नहीं दी, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ओवैसी। उनकी ओर से भी ये ट्वीट में कहा गया है, द आर्मी इज केपेबल ऑफ गिविंग अ फिटिंग रिप्लाई टू द चाइनीज एट एनी टाइम। इट इज द वीक पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर मोदी व्हिच हैज लेड टू दिस ह्यूमिलिएशन अगेंस्ट चाइना। ये वीक पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल यहां पर उठा रहे हैं ओवैसी कि पॉलिटिकल विल की कमी है, नेतृत्व क्षमता की कमी है। और ये ओवैसी का ट्वीट आप देख रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल लोकसभा राज्यसभा में बयान देंगे इसी मामले पर राजनाथ सिंह। भारत चीन सैनिक झड़प पर यह बयान दिया जाएगा जिसमें क्लियरली पोजीशंस को डिफाइन किया जाएगा दरअसल हुआ क्या। लेकिन आप समझ सकते हैं जो बयान, आधिकारिक बयान सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों देश के सैनिकों को यहां नुकसान हुआ है। झड़प में दोनों ही देश के सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन यहां पर हमें इंतजार करना होगा कि राजनाथ सिंह अब क्या बयान देते हैं, क्योंकि उसमें पूरी विस्तृत जानकारी दी जाती है। जब भी लोकसभा राज्यसभा में बयान देते हैं रक्षा मंत्री, क्या हालात वहां पर हुए, किस तरह से बिगड़ गए इतने ज्यादा हालात, और दोनों देश के सैनिकों के बीच ये जो झड़प है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी इस बयान में, जो कि लोकसभा राज्यसभा में बयान जारी करेंगे। कल संसद में यह बयान दिया जाएगा। और अनिल गौर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल गौर जी, ये जो कोशिश है ये पिछले साल अक्टूबर महीने में भी की गई थी। तब भी ये जानकारी आई थी कि 200 चीनी सैनिक थे जो लाइन ऑफ कंट्रोल तक यहां तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तब भी उन 200 चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था भारतीय सैनिकों ने। तो ये जो चालबाजी है, जैसा कि आप कह भी रहे थे अनिल गौर साहब, कि चीन बाज नहीं आने वाला है। कभी लद्दाख में जैसे ही आप वहां पर अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फिर वो दूसरे एरिया में पहुंच जाता है और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये दुस्साहस दिखाया है चीन ने अरुणाचल प्रदेश में। चीज ये है कि हमें पॉलिसी जो है हमारी चीन के साथ क्या है। अब हम हर अभी तक हम यही कह रहे हैं कि जी परसेप्शन हमारी अलग है, उनकी परसेप्शन अलग है। चीन को अपनी परसेप्शन, चीन के लिए परसेप्शन जो है वो सारा का सारा अरुणाचल, सारा का सारा लद्दाख एरिया और सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल जो बाउंड्री लाइन है हमारे, उसके अंदर भी कई एरियाज हैं जो उसको लगते हैं जी ये तो मेरे हैं। तो चीन की परसेप्शन हुआ, आपकी परसेप्शन क्या है? कि अगर चीन ये क्लेम कर रहा है और चीन जिस हिसाब से अपने सैनिक भेजता है तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो ये कार्रवाई जिस हिसाब से आज हो रही है, जिस हिसाब से गलवान में हुई, ये चलती रहेगी। क्योंकि अब चीन और एग्रेसिव होगा, क्योंकि अब जीपिंग जो है उसको थर्ड टर्म मिल गई है और उसे थर्ड टर्म के अंदर अपने जो ये बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। So how do you see contacted the LAC in Tawang sector of Arunachal Pradesh, which was contested by Indian troops in a firm and resolute manner? And as a follow-up of the incident, India's commander in area held a flag meeting with its counterparts, to restore the peace. तो आप देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया है और जो विरोधी दल हैं एक बार फिर से यहां पर एक्टिव मोड में आ गए हैं क्योंकि मौका उन्हें मिल गया है यहां पर सरकार को घेरने का। और आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि जो ढुलमुल रवैया है सरकार को वो छोड़कर अब सख्त लहजे में चीन को समझाना चाहिए कि उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प की जानकारी मिल रही है। ये आप देख रहे थे, ये कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर दिया गया है और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कब कब संघर्ष हुआ है भारत और चीन की सेनाओं के बीच। 1962 में दोनों सेनाओं के बीच ये जंग हुई थी और ये जो
तवांग में जो ये हुआ है टकराव, जो झड़प हुई है, जो भारतीय सेना की ओर से ये जानकारी दी गई है, वो आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि दोनों देश के सैनिक इसमें घायल हुए हैं। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि कब ये संघर्ष हुआ था। देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, एक बार इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। जो टाइमलाइन रही कि 1987 में तवांग में दोनों देशों के बीच ये टकराव हुआ था। तो ये जो इतिहास है, जब हम उसको खंगालने की कोशिश करते हैं तो ये जो सीमा को लेकर विवाद है दोनों देशों के बीच बहुत ही पुराना है, ये नई बात नहीं है। 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही थीं। डोकलाम की वो घटना को आप कैसे भुला सकते हैं? और ये टकराव लगातार जारी रहा है। उसके बाद 2020 गलवान में दोनों सेनाओं के बीच ये टकराव हुआ था, खूनी झड़प हुई थी और हमने भी 20 भारतीय सैनिकों को खोया था। चीन पहले मानने के लिए तैयार नहीं था कि किसी तरह का नुकसान उसको हुआ है। और 9 दिसंबर 2022 को ये पहली झड़प, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम आपको बता रहे हैं, दूसरी झड़प फिर होती है 11 दिसंबर को। 2 दिन के बाद फिर से दूसरी झड़प होती है और इसमें जो जानकारी मिल रही है, ज्यादा नुकसान चीनी सैनिकों को उठाना पड़ा है और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया भारतीय सेना ने। उसके बाद 12 दिसंबर को ही कमांडर स्तर की ये फ्लैग मीटिंग हुई, उसके बाद शांति बहाल करने की कोशिश हुई और फिर उसके बाद ये डिसएंगेजमेंट होता है और दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं सेना भवन, जहां से हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, ये पूरी टाइमलाइन भी हम बता रहे हैं। ये सीमा विवाद दोनों देशों के बीच कोई नई बात नहीं है। पिछले साल, जैसे मैंने बताया, अरुणाचल प्रदेश में भी ये कोशिश हुई थी। 200 चीनी सैनिक LAC की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब भी उनको खदेड़ दिया गया था। लेकिन चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जो उसके DNA में है, आप उसे नहीं बदल सकते। चाहे वो आप डिफेंस एक्सपर्ट जो अनिल गौड़ जी हैं, वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच, अपनी पॉलिसी में बदलाव लाना होगा, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और 100% सिर्फ एक ही बात, यही बात है कि चीन अपनी विस्तारवाद नीतियों से कभी पीछे नहीं हटेगा। हमने लगातार देखा है, डोकलाम हो, गलवान के बाद पैंगोंग त्सो लेक हो। पैंगोंग त्सो लेक को मैं आपको बता दूं, पहले भारतीय सेना पॉइंट 8 तक, फिंगर 8 तक जाती थी, लेकिन उसके बाद जब उसमें क्लैशेस हुआ, लगातार दोनों बीचों में बात हुई, तो एक बफर स्टेट बनाया गया जो फिंगर 4 तक ही रह गया। जो भारतीय सेना पहले फिंगर 8 तक जाती थी, वो फिंगर 4 तक ही रह गया। तो आप समझ सकते हैं, लगातार चीनी सेना उसको लगातार कट इनटू पीसेस करके धीरे धीरे भारतीय लैंड को लगातार गोपाई करने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, अगर भारत और चाइना की बात करें तो एक मनमोहन लाइन खींची गई थी, जब एक समझौता हुआ था मनमोहन लाइन भारत, नेपाल और तिब्बत के दौरान, जिसमें बताया गया था हमारी बॉर्डर लाइन सारी निश्चित और साफ बता दी गई थी कि यहाँ से यहाँ किसका बॉर्डर जाएगा। लेकिन उसी दौरान चीन ने जब 1950 में तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया, उसके बाद उसने उस मनमोहन लाइन को मानने से साफ इनकार दिया। उसके बाद LAC बनाई गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके बाद भी लगातार उसका उल्लंघन चीन करता रहता है। और इसी दौरान हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ने भी उसी दौरान एक बात बताई कि ट्रेड डेफिसिट, जो हमारा ट्रेड लगातार चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस ट्रेड डेफिसिट में हमें घाटा हो रहा है। हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, देन कंपेयर टू इंडिया एक्सपोर्ट करें चाइना को। तो लगातार कई बार कोशिश की गई थी जिसमें से कि हम उस ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ऐप्स पे बैन किया था। कई चीज़ें लगातार कोशिश की जा रही है जिसके बाद ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी अभी भी भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना से होता है और वो लगातार उस ट्रेड डेफिसिट का फायदा उठा के भारत की आर्मी, भारत की इंटीग्रिटी के ऊपर लगातार हमला करता रहता है। जी, सूरज भी हमारे साथ हैं। सूरज, अब कोई अपडेट आपके पास? जो भारतीय सैनिक वहां पर गुवाहाटी में बताया जा रहा है अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं, कितने भारतीय सैनिक हैं, कहां उन्हें रखा गया है? कुछ आपके पास अपडेट अभी तक मिला है आपके सोर्सेस से? जी देखिए, अभी तक सेना को कहाँ लेके आ रहा है, कौन से हॉस्पिटल में लेके आ रहा है, ये अभी तक पूरी तरह से खबर मिला नहीं है। और जहाँ तक चीनी सैनिक है, ये अरुणाचल में काफी बार घुसने की कोशिश की है, लोगों से बहुत जुल्म की है। और देखा जाता तवांग अरुणाचल का एक हिस्सा, मतलब एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस जिसका कहा जाता है, उसमें लोग घूमने जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। और उसी तवांग में क्या करते हैं, जो चाइना लोग हैं, जो चाइनीज आर्मी है, बार बार घुसने के लिए कोशिश करते हैं, गाँव में घुसते हैं, घुस के वहाँ पे बोर्ड लगाते हैं कि ये हमारे इलाका है, यहाँ से हट जाओ। इस तरह का जो चाइना का आर्मी है, चाइनीज आर्मी है, इन लोगों ने बार बार घुसने की कोशिश की, दबाव में रखा है लोगों को। लेकिन इंडियन आर्मी जो है, इन लोगों को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसके लिए आर्मी पूरी तरह से तैयार होते रहता है। जैसे कि अपार सुबनसिरी है, सुबनसिरी में भी ये लोग जो अरुणाचल के चाइना से एक जुड़ा हुआ है, और पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो
चाइना से जुड़ा हुआ है और इस तरह से चाइना बार बार घुसने की कोशिश करते हैं और इंडियन आर्मी जो है इनको डिफेंस देके बार बार वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये चाइनीज जो आर्मी है ये पहला ये घटना नहीं, ये काफी एक साल पहले भी इन लोगों ने इस तरह का हरकत कर चुका है। लोगों को ले जाकर इन लोग बंदी बना कर रखा था 2-3 महीने के लिए। उसके बाद फिर जब ऑफिशियल इन लोगों को जब कागज हुआ उनके बाद उनको छोड़ा गया है। लेकिन ये चाइना जो है ये इसका नया कुछ नहीं है, ये लोग बार बार इस तरह से घटना करते रहते हैं। बिल्कुल, तवांग सेक्टर में एलएसी के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन गलत तरीके से दावा करता रहा है और इन क्षेत्रों में दोनों देश अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते रहते हैं, पेट्रोलिंग होती रहती है। और ये जो चलन है जो हमने आपको दिखाया, सेना की ओर से जो जानकारी दी गई, जो बयान जारी किया गया, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि 2006 से यही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल में पिछले साल भी यही कोशिश की गई थी चीन की तरफ से। अब करिश्मा एक बार फिर से आपको दिखाएंगी मैप के जरिए कि तवांग सेक्टर, वहां पर जहां पर ये झड़प हुई है, वो दरअसल किस लिए वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक और भूटान है और अगर एंक्रोचमेंट हो जाती है करिश्मा, भारत के लिए भी बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि भूटान जो है वो दोनों ओर से फिर चीन से घिर जाएगा। ये उसके लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी और हमारे लिए जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर है वो पूरी तरह से कट जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाएगा ऐसे में चीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए यही वजह है कि दोनों जो देशों के जो सैनिक हैं उनके बीच में ये झड़प अब तक होती आई है। हालांकि आपको फिर से वो इलाका दिखा देते हैं, दरअसल ये वो पूरा तवांग का इलाका और इसके साथ ही जैसा कि आपने भूटान का भी यहाँ पे जिक्र किया वो भी इस तरफ है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन की यहाँ पर पूरी नीति रही है कि अरुणाचल प्रदेश के जरिए जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे भारतीय सेना ये दावा करती है कि वो क्षेत्र उनका है, चीनी सैनिक बार बार दुस्साहस दिखाते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। दोनों ही देश इस पूरे इलाके में, तवांग का जो ये पूरा इलाका है जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, इस पूरे इलाके में दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। 2006 से ये पूरा चलन चला आ रहा है, लेकिन चीन की तरफ से बार बार जो चीनी सैनिक हैं वो इसको क्रॉस करते हैं और भारतीय सैनिकों के इलाके में पहुंचते हैं। और यही वजह है कि इस बार भारतीय सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया और आखिरकार चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है बड़ी संख्या में। यह अभी तक ताजा जानकारी है। जी मोहन सर। जी, और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, चीनी सेना के 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। जो हम आपको बता रहे थे कि चीनी सेना को ज्यादा नुकसान हुआ है, तो अब जो जानकारी मिल रही है, चीन अपने घायल सैनिकों को छोड़कर वहां से भाग निकली। झड़प में चीनी सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ है, चीनी सेना के 20 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं इस झड़प में और चीन अपने घायल सैनिकों को छोड़कर वहां से भाग गया। झड़प में चीनी सैनिकों की हड्डियां टूटी हैं, चीन भारत के सीमा में नहीं आ पाया, ये भी जानकारी मिल रही है। भारतीय सेना लगातार मुस्तैदी से डटी रहती है, अलर्ट मोड में रहती है, क्योंकि चीन की ओर से जो बार बार ये गुस्ताखी की जाती है उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद थी भारतीय सेना। और चीनी सैनिकों को काफी नुकसान, जो जानकारी है 20 से ज्यादा चीनी सैनिक बताए जा रहे हैं जो इस झड़प में घायल हुए हैं। तो आप ये मैप के जरिए भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तवांग सेक्टर और जो मैं बता रही थी आपको जो भूटान है वो किस तरह से चीन से पूरी तरह से घिर जाएगा अगर एंक्रोचमेंट कर लेती है यहां पर चीनी सेना। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाका है पूरा अरुणाचल प्रदेश, वहां के कुछ इलाके हैं जहां एलएसी के पास, जहां पर चीन की ओर से गलत तरीके से दावा पेश किया जाता रहा है और वो तिब्बत पर भी अपना हक जताता रहा है। और तिब्बत जो है, दरअसल तवांग का ये जो कुछ एरिया है वो तिब्बत में माना जाता है और तिब्बत पर चूंकि अपना दावा क्लेम करता रहता है चीन, इसी वजह से ये विवाद लगातार बना हुआ है। और इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और अपडेट्स लेकर हम हाजिर होंगे। और इन्हीं तस्वीरों के साथ 2017, 2020, 2022 देखिए, टाइमलाइन देखिए किस तरह से चीनी सेना लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती रही है और किस तरह से चुनौतियां खड़ी करती रही है, परेशानियां खड़ी करती रही है भारतीय सेना के लिए। और विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए ये झड़पें होती रही हैं, चाहे वो लद्दाख की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें। और अब ये मामला डोकलाम से होता हुआ और गलवान से होता हुआ अब अरुणाचल प्रदेश में दुस्साहस की यही तस्वीरें। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए, ये 1962 वाला भारत नहीं है। ये सबक सिखाएगा, मुंह तोड़ जवाब देगा चीनी सेना को। अगर इसी तरह से उसकी टेढ़ी नजर पड़ती रही और वो गुस्ताखी करता रहा, दुस्साहस दिखाता रहा, तो फिर भारतीय सेना भी उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, अलर्ट मोड में है। और यही हुआ भी कि पूरी तरह से खदेड़ दिया गया
चीनी सेना जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, बताया जा रहा है 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक चोटी की ओर बढ़ने की कोशिश की थी चीनी सैनिकों ने, लेकिन चीनी सैनिकों के इस इरादे को नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने। और सेना के सूत्रों के अनुसार इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन के जवान जख्मी हुए हैं। 20 से ज्यादा चीनी सैनिक बताए जा रहे हैं जो इस झड़प में घायल हुए हैं। और सेना की ओर से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है वो भी आपको एक बार फिर से हम दिखा दें। ये सेना की ओर से आधिकारिक बयान जिसमें बताया गया है कि 2006 से किस तरह से इस इलाके में पेट्रोलिंग होती रही है और जो दावा किया जाता रहा है चीन की ओर से कुछ क्षेत्रों पर, वहां चीनी सेना भी लगातार मौजूद रहती है। तो 2006 से ये चलन रहा है और 9 दिसंबर को किस तरह से ये चीनी सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई और उसी झड़प में जो चीनी सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, दोनों ही देश के सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन फिर कमांडर स्तर की ये फ्लैग मीटिंग हुई वहां पर और उसके बाद डिसएंगेजमेंट हुई और दोनों देश की जो सेनाएं हैं, सैनिक हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गए ताकि इस इलाके में शांति बहाल की जा सके। ये आप देख रहे हैं सेना की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है। और चीन से भारत की आपको बता दें 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ये जो विवाद है पिछले कई सालों से लगातार जारी है। आप ये देख रहे हैं 1,346 किलोमीटर लंबी ये सीमा और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है ये सीमा। 545 किलोमीटर सीमा हिमाचल और उत्तराखंड से लगती है। और ये जो सीमा विवाद है लगातार पिछले कई सालों से लगातार जारी है। आप ये देख रहे हैं 1,597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन की लद्दाख से लगती है और इसीलिए ये टकराव लगातार बना हुआ है। 38,000 वर्ग किलोमीटर लद्दाख का हिस्सा चीन के कब्जे में है। 90,000 वर्ग किलोमीटर अरुणाचल के हिस्से पर चीन दावा करता है। गलत तरीके से बार बार दावा किया जाता है चीन की ओर से और यहां पर घुसने की भी वो कोशिश लगातार करता रहा है। 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दी थी। तो क्या यह समझौता हुआ था? पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी, लेकिन किस तरह से चीन बार बार ये गुस्ताखी करता है और ये विवाद लगातार बना हुआ है दोनों देशों के बीच की अब ये जो झड़प है वो हो जाती है तवांग में। लगातार अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और आज की सबसे बड़ी खबर, अरुणाचल में भारत चीन के सैनिकों की झड़प हुई। भारत और चीन के सैनिकों की इस झड़प के बारे में आपको जानकारी दे दें। 30 सैनिकों के घायल होने की खबर मिल रही है। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं इस झड़प में। इस झड़प में भारत से ज्यादा चीन के सैनिक घायल हुए हैं, जो जानकारी हम तक पहुंच रही है। आपको बता दें तवांग के पास भारत चीन के सैनिकों की यह झड़प 9 दिसंबर को हुई। सैनिकों की यह झड़प और गलवान के बाद चीन के साथ ये दूसरा बड़ा टकराव। गुवाहाटी से अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं कुछ सैनिक। घटना के वक्त चीन के 600 सैनिक मौजूद थे, ये जानकारी मिल रही है। कमांडर लेवल की बैठक के बाद यह विवाद किसी तरह से सुलझा है और इस फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। तो 9 दिसंबर की घटना बताई जा रही है जब भारत और चीन के ये सैनिक आपस में भिड़ गए। दोनों देशों के सैनिक इसमें घायल भी हुए हैं। हालांकि चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये चीन का शातिराना अंदाज और किस तरह से वो चालें चलता रहता है। 2017 में डोकलाम में ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी, लेकिन उस वक्त भी चीन को सबक सिखाया था भारतीय सैनिकों ने। उसके बाद गलवान में शिकस्त मिली, ये खूनी झड़प हुई थी जिसमें हमने भी अपने सैनिकों को खोया था, लेकिन सबक भी सिखाया था चीन को। और अब आप देख रहे हैं 2022 की तस्वीर और अब चीन की टेढ़ी नजर पड़ी अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर। चीन की ओर से लगातार यह दावा पहले से किया जाता रहा है जो तवांग है वो चीन का हिस्सा है, उस पर वो दावे बार बार ठोकता रहा है। और तिब्बत का वो हिस्सा है, लेकिन तिब्बत को चूंकि वो मानता है उस पर दावे ठोकता रहता है। ऐसे में यह सीमा विवाद और उसको लेकर आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से ये दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। हम चलते हैं करिश्मा के पास और समझने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए कि आखिरकार वहां पर ये जो झड़प हुई है, अब आपको ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है करिश्मा। तो थोड़ा मैप के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजिकली ये इलाका कितना अहम है भारत के लिए और चीन की टेढ़ी नजर इस इलाके पर आखिरकार क्यों पड़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और लगातार देखिए चीन जो है अपनी चालबाजी करने से बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि लगातार जो सीमा विवाद है वो गहराता जा रहा है। जैसा कि अब मैप के जरिए आपको समझा रही, ये तवांग का इलाका जिसको लेकर
जो चीन है वो लगातार अपना हक जताता रहा है और यही वजह है कि आप देखिए ये जो झड़प हुई है जिसमें बताया जा रहा है 9 तारीख को जो झड़प हुई है, हालांकि चीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर दोनों ही देश, आपको बता दें कि अगर हम भारत की भी बात करें, चीन की बात करें, जिसको लेकर जो सैनिक है वो आपस में भिड़े हैं, क्योंकि चीन लगातार अपने हिस्से को लेकर और कहीं ना कहीं अपनी शातिराना अंदाज के जरिए भारत के जो सैनिक है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यही हमने देखा गलवान के वक्त जिस तरीके से जो झड़प हुई उसमें भी चीन ने अपना शातिराना अंदाज अपनाया था और एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और ये देखिए ये वो तमांग का इलाका, और इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरे इलाके में लगातार जो है वो जो चीन है वो अपना हक यहाँ पे जता रहा है। और लगातार आपको बता दें कि चीनी जो सैनिक हैं वो भारतीय सैनिक पर भारी पड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन भारत भी स्ट्रैटेजी के तहत चीन को यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और यही वजह है कि आपको बता दें कि चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जानकारी ये मिल रही है कई सैनिक हैं जो घायल हुए हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव की स्थिति है वो बरकरार है, लेकिन आखिर इसको किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अपनाया जाएगा ये देखना होगा। जी, और करिश्मा एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं ये मेमोरी, अगर हम रिवाइंड करें तो देखिए 2017 में डोकलाम में चीन को सबक सिखाया था भारतीय सैनिकों ने, उसके बाद भी चीन बाज नहीं आया। 2020 में खूनी झड़प हुई थी गलवान में और चीन को सबक वहां भी सिखाया, भारतीय सैनिकों ने शिकस्त दी चीन को और वापस लौटना पड़ा था चीनी सैनिकों को। और उसके बाद एक बार फिर से तवांग में भी चीन को पटका है और ये जो चालबाजी है चीन की वो इससे बाज नहीं आ रहा है। बार बार चाहे वो लद्दाख की बात हो तो हमने देखा कि उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार कमांडर स्तर की कई बातचीत होती रही और बहुत ज्यादा जब ये कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी उसके बाद जाकर ये चीन माना था और वहां से पीछे हटने के लिए तैयार हुआ था। और हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त पूर्णिमा भी हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी लगातार जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर जी का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। अनिल गौर जी, सबसे पहले तो दर्शकों को यह समझाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि तवांग में यह झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच। ये जो इलाका है इस इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, अहमियत आखिरकार है क्यों, और चीन की टेढ़ी नजर इस इलाके पर हमेशा क्यों बनी रहती है? देखिए, तवांग का जो एरिया है वो ऐसा एरिया है वहाँ पे कि अगर चीन उसके ऊपर कब्जा करेगा तो आगे की वैली और सारा जो आपका जो असम का एरिया है उसको कट ऑफ करने में बड़ा सक्षम हो जाएगा। इसीलिए वो बार बार उसके अंदर कोशिश कर रहा है कि अपनी वहाँ पे सिचुएशन इम्प्रूव करे, क्योंकि तवांग के अंदर जो है हिंदुस्तानी फौज जो है वो अपर रीचेस पे है। और आपको पता है, देखिए माउंटेन एरिया के अंदर अगर आपकी जो भी फौज जो हायर रीचेस पे होती है जिसने पोजीशन ली होती है उसको जो है उसका एरिया डोमिनेंस ज़्यादा होता है। तो अब चीन चाहता है कि किसी तरीके से वो जो है उनको वहाँ से हटा के तो वो अपने आप जो है आस्ते आस्ते जो इसकी वो ना सलामी स्लाइसिंग की जो स्ट्रेटजी है ये थोड़ा करके तो इसी तरीके से वो जो इंडियन पोजीशंस हैं वहाँ पे उनको डिसलॉज करके अपना वहाँ पे कब्जा जमाए। तो ये इसका चीन का यही चलता रहेगा। ये आप चाहे अरुणाचल देख लीजिए, चाहे आप सेंट्रल एरिया जो है हमारा जो बॉर्डर है चीन के साथ में, या हमारा ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें आपने देखा। और उसके अंदर ये चीन रुकेगा नहीं, ये मान के चलिए चीन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि चीन को उसी हिसाब से उसको जवाब नहीं दिया जाएगा। और ये हम दे चुके हैं उसको। मेरे को ये समझ नहीं आता कि भारतीय फौज के वही बात आई थी, एक पॉलिटिकल विल की बात आई थी, हर बारी बात आके पॉलिटिकल विल पे रुक जाती है। जब चीन 93 के एग्रीमेंट के ऊपर नहीं बैठना चाहता तो हम क्यों उसके ऊपर बैठे हुए हैं? जब चीन इस हिसाब से हरकत करते हैं हमें अपने ट्रूप को कहना चाहिए ठीक है, यू आर फ्री टू ओपन फायर। ये पहले भी हो चुका है और जब ऐसी बात हुई उसके बाद चीन 10 साल तक चुप रहता है। जब तक आप ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे चीन यही करता रहेगा। और ये हमने देखा है, आप फिजिकली ऑन ग्राउंड जब ट्रूप्स होते हैं उनके साथ उनके यही प्रॉब्लम आती है कि आपने उनको हुक्म दे दिया कि आप नहीं फायर कर सकते,
आपस जी में जी जो है अनिल फायर गौड़ जी, नहीं माफी कर के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, और ये जो स्ट्रेटेजी है उसकी चीन की, ये भी हम समझने की कोशिश करें, और इस बीच जो अपडेट आ रहा है वो भी हम दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। ये जो 9 दिसंबर को पहली झड़प हुई, उसके बाद जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है, इसमें 6 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें गुवाहाटी पहुंचाया गया है। ये पीटीआई के हवाले से ये बड़ी जानकारी, क्योंकि नुकसान जो है वो दरअसल दोनों देशों को हुआ है, क्योंकि ये झड़प हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों देशों के करीब 1000 सैनिक मौजूद थे। ये झड़प हुई और झड़प के बाद 6 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और कोई अपडेट पूर्णिमा आपके पास? अपडेट तो अभी देखिए, जो आपने पीटीआई के हवाले से खबर बताई है 6 सोल्जर्स को लेकर इस वक्त मेहमान साहब वो मिल रही है। दूसरी तरफ एक बड़ी बात देखिए, अभी तक मैं जल्दी से रैप अप कर देती हूँ, जो जानकारी मिली है लगभग 1000 सैनिक बताए जा रहे थे, 600 सैनिक बताए जा रहे थे जो चीन की तरफ से वहां पर मौजूद थे, बाकी कुछ अपने सैनिक। हालांकि उसके बाद एक फ्लैग ऑफ मीटिंग हुई और डिसएंगेजमेंट, यानी कि जो सैनिक थे वो पीछे हट गए फिलहाल उस इलाके से, उस एरिया से, तवांग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये झड़प हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए मेहमान साहब, लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर भारत के पास सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि चीन की जो पॉलिसी है, चीन की विस्तारवाद नीति और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव लगातार चीन बरकरार रखना चाहता है, उसके लिए भारत क्या कर रहा है। मेहमानों से भी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, भारत की तरफ से लगातार कोशिश, जिसमें एक्ट ईस्ट की पॉलिसी भारत लेकर आया, साल 2014 से हमने शुरुआत की। हमने इस बात की कोशिश भी लगातार की कि आर्थिक निर्भरता हम करें, जो पश्चिमी देश हैं उनसे चीन की दूरी बनी रहे, और तमाम जिन 3 C's का जिक्र आपको याद होगा सुषमा स्वराज की तरफ से भी किया गया था, कनेक्टिविटी, कल्चर हो, इन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए इसका जो एक फोकस पॉइंट था वो ये कि कैसे चीन को अलग थलग किया जाए, चीन को कैसे दूर किया जाए। लेकिन ये चीन की सच्चाई, ये चीन का मुखौटा कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और चीन बार बार बॉर्डर एरियाज में कम से कम यही दिखाता नजर आता है। क्योंकि आपको याद होगा तमाम वार्ता हुई, अलग अलग लेवल की बातचीत हुई, लेकिन उस बातचीत के बाद क्या हुआ? चीन ये कहता रहा कि जी हम बातचीत में इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कंस्ट्रक्शन करता रहा। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हमने लगातार देखा कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कैसे चीन की मौजूदगी थी उसके बावजूद। और जाहिर बात है कि इसमें भारत के लिए कहीं ना कहीं ये समस्या आती है, क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफिकल वहां की स्थिति है उसमें भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कम नजर आता है। हालांकि सर इससे अग्री करेंगे, गौर साहब इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। गौर साहब, यहां पर बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की पॉलिसी, आर्थिक निर्भरता कम करना, पश्चिमी देशों को अपने साथ इन्वॉल्व करना, म्यांमार जैसे देशों के साथ कल्चर को और ज्यादा डेवलप करना, क्योंकि वो तमाम ये बॉर्डर कंट्रीज हैं जो भारत को चीन के सामने मजबूत खड़े करते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि डिप्लोमेसी और कारोबार साथ साथ चलता रहता है। देखिए, आप चाहे लुक ईस्ट पॉलिसी करें चाहे जो मर्जी करें, पर आपको मिलिटरीली जो है वो स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसके अंदर दो राय नहीं है। और आपको चीन को मिलिटरीली जवाब देना पड़ेगा। अब टाइम आ गया है। देखिए, जिस हिसाब से ये ईस्टर्न लद्दाख के अंदर घुसा है, जब 93 का एग्रीमेंट था, बड़ा क्लियर एग्रीमेंट था कि भाई आप ऐसे हम करेंगे नहीं, और जब जब उसने चाहा तो वो उस हिसाब से आ गया। तो आपने उसका क्या किया? आपने रिएक्टिव मोड में चले गए, आपने बिल्डअप किया, सब कुछ किया। पर अब आपको जब पता है कि चीन जो है वो नहीं मानने वाला, तो मेरे को लगता है कि हमें जो ये पॉलिसी है इसमें बदलाव लाना चाहिए। एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट तो ठीक है जो आप डिप्लोमेटिकली बाकी देशों के साथ कर रहे हैं, पर क्योंकि चीन की जो आर्थिक स्थिति है, जिस हिसाब से देखिए, जिस हिसाब से वो आर्थिक स्थिति है, आज आप अमेरिका भी देख लीजिए, अमेरिका भी चीन को बिल्कुल अलग थलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो बिजनेस, जितनी उसकी कंपनी, जहाँ जितना इन्वेस्टमेंट है कंपनीज का, जितने उसका बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे कंपनीज का, वो उस वजह से वो बंधा हुआ, उसके हाथ में बंधे हुए। और यही हाल यूरोपियन यूनियन वगैरह का है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना देखना है कि भाई हम कैसे अपने आप को चीन के साथ, और इसका एक ही तरीका है, मेरे को जो लगता है कि अब जो है हमें अपने ट्रूप्स को वहां पे क्या देना चाहिए कि भाई अगर ये जो लाइन क्रॉस करते हैं तो यू शुड ओपन फायर। ठीक है, जो होगा उसका आगे देखा जाएगा। ठीक है अनिल गौड़ जी, जिस स्ट्रैटेजी में बदलाव की बात आप कर रहे हैं, और भी हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया कि गुवाहाटी में कई भारतीय सैनिक जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमारे रिपोर्टर सूरज इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरज, क्या डिटेल्स हैं, कितने भारतीय सैनिक घायल हुए हैं? क्योंकि जानकारी मिल रही है 6 भारतीय सैनिक जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
जी देखिए, करीबन ये 9 तारीख का घटना है और अभी इन लोगों को जो तवांग, जो एक बर्फीले एरिया पहाड़ है, और वहां से लोगों को लाया जा रहा है गुवाहाटी। एक खबर के अनुसार अभी कहाँ कौन से हॉस्पिटल में लाएगा, या तो इनको आर्मी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आएगा, या तो तेजपुर जो मेडिकल हॉस्पिटल है आर्मी का, वहाँ लेके आएगा। कौन सा हॉस्पिटल, ये लोग अभी तक पूरी तरह से डिटेल्स अभी तक छोड़ा नहीं है। कारण यही है कि ये जो खबर है, खबर को पूरी तरह से दबा के रखा है। और जहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरह से जितने आर्मी के जो पीआरओ होते हैं सभी से कांटेक्ट किया, लोकल आदमी से भी खबर लिया, हम लोग का जो वहाँ का रिपोर्टर है उनसे भी खबर लिया, लेकिन ये खबर पूरी तरह से सामने आने दे नहीं रहा है। इसका कारण क्या है क्या नहीं, ये पूरी तरह से अभी तक खोला नहीं ठीक है सूर्य, देखिए अहम जानकारी जो मिल रही है, 11 दिसंबर की झड़प में कई चीनी सैनिक घायल हुए हैं। 12 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद ये चीनी सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार हुए। 300 चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा भारतीय सैनिकों ने, और 6 सैनिक बताए जा रहे हैं जो गुवाहाटी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो 9 दिसंबर को हुई थी पहली झड़प, उसके बाद 11 दिसंबर को भी झड़प हुई और दोनों ही देशों के सैनिकों को नुकसान पहुंचा है। घायल दोनों देश के सैनिक हुए हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान यहां पर चीनी सैनिकों को बताया जा रहा है। 300 चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने में भारतीय सेना कामयाब हुई है, पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर सीमा पर डटी रही। लेकिन जो ये विस्तारवाद की नीति अपना रहा है चीन, और अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। अब जो अनिल गौड़ जी जो बात कर रहे थे कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें बदलाव लेकर आना होगा। अनिल गौड़ जी, वो क्या बदलाव आप चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब भारतीय सेना की ओर से, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस मामले को डील करने के लिए? हमें जो चीन को एक बड़े तरीके से, जो हम अभी तक चीन के साथ यही कर रहे थे कि ठीक है रिएक्टिव मोड में बैठे थे, हमने कहा जी हम यहाँ बैठे हैं, अब चीन अगर कुछ करेगा इसके ऊपर तो हम उसका रिएक्शन करेंगे। पर रिएक्शन जो हमारा ये है कि वो है हमारा है कि भाई हमने ट्रूप्स को कह दिया हुआ है कि विदाउट आर्म्स आप उधर करेंगे, और ये जो झड़प वगैरह आप देखते हैं जिस हिसाब से ये फिजिकली होती है वहाँ पे ट्रूप्स के बीच में। इसके अलावा अब क्या है कि अब हमें जो है अपनी नीति बदलनी चाहिए। हमें ट्रूप्स को कह देना चाहिए ठीक है जी, अगर चीन जो है इस हिसाब से इधर घुसेगा तो आप यू आर फ्री टू ओपन फायर एज पर द लोकल कमांडर। जो आगे होगा उसका देखा जाएगा, और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। अब बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें कि हम वो नहीं करना चाहते। हम वहाँ से कहते हैं कि नहीं जी एक फ्रंट और खुल जाएगा। अब उसी चक्कर में जब चीन को पता लग गया है, क्योंकि आप देखिए जब ईस्टर्न लद्दाख में भी हमने अब क्या किया, हमने हमारी अपनी पोजीशन जो स्ट्रेंथ जो थी वो थी हमारी कैलाश रेंज। जब वार्ता हुई आपस में उनकी हमारी जो आपस में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड जब हुई, उसके बाद में जो पहली चीज़ हमने की, हमने कहा अच्छा ठीक है, चीन ने कहा जी आप कैलाश रेंज लोकेट कर दीजिए और उसके बाद में हम बाकी भी जो पॉइंट्स है वो भी सॉल्व करेंगे। हमने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ छोड़ दी, और आज आप देख लीजिए चीन जो है जहां हमें अभी चाहिए जो उसका गलवान वगैरह और जो हमारा डेप्सांग प्लेन्स वगैरह जो हैं, वहां पे जो हम कह रहे हैं चीन को कि भाई आप इधर से बढ़ाओ, चीन तैयार नहीं है। अब चीन कहता है उसने जो एरिया बना दिया वो कहता है जी ठीक है आप पीछे हो जाइए 5 किलोमीटर। सर इस वक्त देखिए 2 तस्वीरें जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक बाली की मुलाकात 15 नवंबर 2022 की, शी जिनपिंग तीसरी बार चुनकर आते हैं। क्या ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि शी जिनपिंग इज अ प्रॉब्लमैटिक मैन फॉर इंडिया? ये बहुत क्लियर नजर आता है, क्योंकि खास तौर से अगर हम तवांग पर फोकस करते हुए बात करें, लद्दाख के रीजन हम LAC छोड़ देते हैं फिलहाल। साल 2006 से लगातार ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेके, जो दोनों ही क्लेम करते हैं कि हमारा है। वहां पर ऐसी स्थिति 2006 से ज्यादा ट्रेंड में देखने को मिली है। और शी जिनपिंग जब मुलाकात करते हैं तो ऐसे मुलाकात करते हैं कि वो भारत के कितने करीबी हैं, लेकिन शी जिनपिंग करते हैं विश्वासघात। शी जिनपिंग वो है जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। देखिए शी जिनपिंग की जो उसने तो पहले ही शुरू में ही अपनी नीतियां जो हैं उसने पूरी बता दी थी कि वो चाहता है कि चीन जो था, जो एक चीन साम्राज्य था, वो उस हिसाब से अब मॉडर्न चीन हो। इसका मतलब जितने इलाके थे जो चीन के पास में उन दिनों, वो सारे के सारे हों, चाहे वो भारत हम कहते हैं भारत का है, चाहे वो आप रशिया का ले लीजिए, अफगानिस्तान का ले लीजिए, उधर समरकंद वगैरह सारा ये जो इलाका है, ये सारा का सारा उस टाइम एक बारी चीन जो था वहाँ तक विस्तारवाद किया हुआ था उसने। तो वो चाहता है कि वो सारा का सारा, वो कहता है जी हम ग्रेटर चाइना उसकी ड्रीम है। तो ये चीज हम जो है यही नहीं समझ रहे कि ये इंसान जो है, और अब जो थर्ड टाइम जो प्रेसिडेंट बना है,
अब ये इसको इस्तेमाल बिल्कुल करेगा। अनिल गौर जी, देखिए तस्वीर वही 15 नवंबर 2022 की बाली में ये मुलाकात होती है और ये डिनर के दौरान की ये मुलाकात है जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। शी जिनपिंग ये दिखाई दे रहा है और किस तरह से उनकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर आगे बढ़ते हुए और भारत के लिए लगातार नई नई परेशानियां और चुनौतियां खड़े करते हुए। और ये जो इलाका है तवांग, पहले देखिए लद्दाख में हमने देखा किस तरह से सीमा विवाद किस तरह से बढ़ता चला गया, लेकिन वहां पर चूंकि भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत कर दी, उसके बाद एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में अब वहां पर ये हमला इस तरह से और झड़प की जो जानकारी मिलती है, एक बार फिर से हम ये आपको मैप के जरिए एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, झड़प से पहले संसद के शीतकालीन सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बताया था कि भारत चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं क्योंकि आए दिन सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ झड़प करते हैं। Will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control, and that so long as they continue to seek to do that, and if they have built up forces which in our minds constitute a serious concern in the border areas, then our relationship is not normal. And the abnormality of that has been in evidence in the last few years. Meanwhile, the military commanders continue to engage each other, and I think given the sensitivity of that matter, it is something which is left to the military commanders to deal with, and I think the House should be understanding of the national sensitivity of such a delicate matter. झड़प से पहले आप ये सुन रहे हैं संसद के शीतकालीन सत्र में किस तरह से एस जयशंकर ये बताते हुए कि मिलिट्री कमांडर्स के बीच ये बातचीत जरूर होती है, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक स्तर पर ये विवाद सुलझाने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। लेकिन पिछले 2 साल में अगर हम हालात पर नजर डालें, जो चीन की ओर से अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है, जिस तरह की चालबाजी वो दिखाता रहा है, ऐसे में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये कहीं ना कहीं संकेत में ये बात बता ही दी एस जयशंकर ने कि हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे, ये तो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, इस तरह की अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बार बार किस तरह से पीठ में खंजर घोंपता रहा है चीन की मेल मुलाकातें भी होती हैं, यहां वो भारत के दौरे पर भी आ जाते हैं, और उसके बाद किस तरह से 2017 से लेकर डोकलाम में आप देख लीजिए, गलवान में भी यही हालात हुए, खूनी झड़प होती है दोनों देशों के बीच, और अब तवांग में भी उसी तरह के हालात। तो चीन चालबाजी से बिल्कुल भी यहां पर बाज आने को तैयार नहीं है और बार बार वो टेढ़ी नजर रखता है, चाहे वो लद्दाख की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, सेंट्रल सेक्टर हो, हर जगह वो परेशानी खड़ी कर रहा है भारत के लिए। और सेना भवन से इस वक्त हमारे सहयोगी आनंद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, हमने सुनाया यहाँ पर जो एस जयशंकर ने जो संसद के शीतकालीन सत्र में जिस तरह के संकेत दिए थे कि हालात सामान्य हो जाएंगे दोनों देशों के बीच, ये उम्मीद और ये अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए। और बार बार हम तो देख रहे हैं चीन क्या कर रहा है, चाहे वो आप लद्दाख की बात कीजिए, डोकलाम में, गलवान में, और अब तवांग में। यही हुआ था 1962 में, तवांग पर अटैक किया गया था और कितना ज्यादा नुकसान यहां पर भारतीय सेना को उठाना पड़ा था उस दौरान। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने डोकलाम और गलवान की बातें करी। मैं आपको बता दूं, चीन लगातार भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो श्रीलंका हो। तमाम चीजें आपने देख चुकी है। लगातार चीन भारत के पीछे एक टेढ़ी निगाह गड़ाए बैठा है और लगातार भारत इसका विरोध कर रहा है, जिसके चलते लगातार एक बड़ी खबर अभी सुनाई पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि झड़प हुई है जिसमें 30 सैनिक मारे गए या 30 सैनिक मार की जगह इंजर्ड हुए हैं और बड़ी घटना सामने आई है। लगातार चाइना और इंडिया हमेशा अलर्ट बोर्ड पे रहते हैं, लेकिन अगर बात करें उसके बाद भी, अलर्ट होने के बाद भी अगर इस तरह की झड़प हो जाए तो उसके बाद सवाल निशान उठता है कि क्या चीन की फितरत में क्या है। ड्रैगन लगातार भारत के ऊपर जहर उगड़ता जा रहा है, उसकी एक और वानगी देखने को मिल रही है, जहां गलवान डोकलाम के बाद अब एक तीसरी बात तवांग, जहां दोनों के बीच क्लैशेस हुए हैं और 30 सैनिक दोनों तरफ से इंजर्ड हुए हैं, जिसके बाद एक सवाल निशान उठता है कि क्या ड्रैगन की नीतियां भारत के विरोधी हैं। और वो उसकी बात लगातार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर भी कह रहे हैं कि हम कभी भी उसके साथ सामान्य बर्ताव नहीं रह पाएंगे। इस बात की गवाही इतिहास लगातार हमको देता रहता है कि गलवान में भी धोखा हुआ हमारे साथ, 62 में भी धोखा हुआ, उसके साथ साथ डोकलाम, जब हम तीनों की सेना भूटान, भारत और
चीन की सेना तीनों लगातार एक डोकलाम पे क्राइसिस में फंस गई थी और लगातार बॉर्डर क्राइसिस लगातार सालों तक चलते रहे, जिसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि चाइना लगातार भारत को चौतरफा घेर रहा है। क्लैशेस तो बॉर्डर पे होते हैं, लेकिन एक कोल्ड वॉर लगातार चलती रहती है बाकी देशों में, जिसमें नेपाल, मालदीव, श्रीलंका से लेकर तमाम देशों में हम लोगों को डेली एक कोल्ड वॉर देखनी पड़ती है। और अपने वर्चस्व को कायम रखने का लगातार हमारी एजेंसीज और इसके बाद एक मिलिट्री लगातार सबके सब अलर्ट है। जी अनिल गौर जी हमारे साथ हैं और उन्हीं से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों चीन आखिरकार अब अरुणाचल प्रदेश पहुंच गया है। कोशिशें पहले भी की जाती रही हैं, लेकिन यहाँ अनिल गौर जी, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन स्नैक जो एरिया है, क्या वहां तक पहुंच बहुत आसानी से बन जाएगी चीन की अगर वो तवांग पर इस तरह से एंक्रोचमेंट करता है? और दूसरी बड़ी बात ये कि वहां पर अगर वो पहुंच जाता है, जो भूटान है वो तो दोनों ओर से फिर चीन से ही घिर जाएगा, तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली तो तवांग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है, अगर एक बार यहाँ इस एरिया चीन ले लेता है तो आपका तो पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया कट ऑफ हो जाएगा। फिर तो आप भूल जाइए सारे एरिया को। पर मेरा यह एक चीज़ है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें पता है, आप कहते हैं, अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हमारे बयान देते हैं राज्यसभा वगैरह में कि जी हमारे जो है रिश्ते सामान्य नहीं है, पर ट्रेड हमारा जो है वो हम चीन के साथ इतना हमारा वो बढ़ा दिया हमने इसी दौरान गलवान इंसिडेंट के बाद में। ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट इसको किस हिसाब से कंट्रोल कर रही है। फिर आप कहते हैं कि जी हम उसके ऊपर से नज़र रख रहे हैं। आप कौन सी नज़र रख रहे हैं? क्योंकि अगर आपका जो ट्रेड है जो पहले होता था वहाँ से 20 बिलियन डॉलर, वो जाके अब 100 बिलियन डॉलर का आपने कर लिया, तो किस हिसाब से आप कर रहे हैं उसको? आप चीन को इकोनॉमिकली हिट तो कर नहीं रहे, आप अपने आप को इकोनॉमिकली हिट कर रहे हैं, क्योंकि चीन से जो आप चीप इंपोर्ट्स करे जा रहे हैं वो आपका यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर जो है उस सारे को उसको तबाह कर रहा है, और तबाह हो गया वो। आप उसके अंदर जो आपको ये देखना है कि आप एक तरफ मिलिटरीली एक तरफ है, डिप्लोमेटिकली तीसरी तरफ है, इकोनॉमिकली तीसरी तरफ है। ठीक है, जो आप भूल गए हैं उसको, क्योंकि आपको इकोनॉमिकली आप जब तक चीन को हिट नहीं करेंगे तो चीन के लिए तो असर कोई नहीं ना है। जी बिल्कुल, डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बात आप कह रहे हैं अशोक गौर जी, बहुत ही मायने वाली बात है कि आप इकोनॉमिकली आप क्या कर रहे हैं चीन को कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम कसने के लिए, ताकि वो इस तरह की पहल उसकी ओर से बार बार भारत को चोट पहुंचाने के लिए न की जाए। ये चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी।